हेलो गाइस, ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यहाँ तक कि सितारे, ग्रह और आकाश गंगाएं भी अंत में समाप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या ब्लैक होल का अस्तित्व भी किसी पॉइंट पर समाप्त हो जाता है? अंतरिक्ष में अगर हमें किसी चीज से सबसे ज्यादा खतरा रहता है तो वो वाकई में ब्लैक होल ही होते हैं। हर किसी चीज को आसानी से निगलने वाला ये ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर जाने वाली चीज कभी लौट कर वापस नहीं आती, यानी ब्लैक होल उस चीज के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। इनफैक्ट ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसे काफी विनाशकारी बना देता है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जो चीज इतनी विनाशकारी हो सकती है या फिर जो चीज खुद सभी को खत्म करने में माहिर होती है, वो कैसे खत्म होती है? वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ब्रह्मांड में एक गजब का नियम है जो कई चीजों के विनाश की वजह बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मांड में जब कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो टक्कर की वजह से दोनों ही ऑब्जेक्ट का नाश हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं होता। ये जब आपस में टकराते हैं तो वो खत्म नहीं होते, बल्कि आपस में मिलकर अपने आप को और ग्रो कर लेते हैं, मतलब और भी ज्यादा विशाल हो जाते हैं। तो फिर आखिर ये कैसे खत्म होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सका, और वो इंसान थे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1974 में बताया था कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं होते। उनसे पहले कई सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ हमें बताया है, लेकिन उन सभी में स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारा ब्लैक होल को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। हॉकिंग ने सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते, बल्कि वो रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं। ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन को हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। हालांकि हम आम तौर पर ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं कि सभी ब्लैक होल के चारों तरफ कोई वापसी की सीमा नहीं होती, यानी ब्लैक होल में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन वो सीमा है जहां ब्लैक होल का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से अधिक हो जाती है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो जगह है जिसके भीतर होने वाली घटनाओं का उसके बाहर होने वाली घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इवेंट होराइजन से परे जो कुछ भी जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। इवेंट होराइजन से परे ब्लैक होल का एक केंद्र बिंदु होता है जहां उसका सारा द्रव्यमान रहता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये केंद्र ही वो बिंदु है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता। इनफैक्ट लाइट भी इससे बच नहीं सकती। हालांकि दोस्तों, हर चीज की एक रेंज होती है, चाहे वो गन से निकलने वाली बुलेट हो या फिर ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल। इस रेंज के बाहर हर चीज असमर्थ हो जाती है किसी भी टास्क को करने में। जैसे गन से निकली बुलेट की एक रेंज होती है, उस रेंज से बाहर वो किसी भी चीज पर निशाना नहीं साध पाती, ठीक इसी तरह ब्लैक होल का भी रेंज होता है जिसके बाहर उसका ग्रेविटेशनल पुल किसी काम का नहीं होता। ब्लैक होल के इसी रेंज को इवेंट होराइजन कहा जाता है। कोई भी चीज, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, इसी रेंज में आने के बाद ही वापस नहीं आ पाती। लेकिन अगर लाइट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रेंज से थोड़ा सा भी बाहर है तो वो बिना किसी दिक्कत के इस एरिया के पास से गुजर जाएगा। लेकिन अगर इसने इवेंट होराइजन को टच कर दिया तो इसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस रेंज से रेडिएशन बाहर कैसे निकलता है, मतलब ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन कैसे एमिट करते हैं? जबकि ब्लैक होल के बारे में कहा जाता था कि उससे बाहर कुछ भी नहीं निकल पाता, लेकिन बिना रेडिएशन के निकले एंट्रोपी के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल की खुद की कोई न कोई एंट्रोपी जरूर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंट्रोपी क्या होती है? तो गाइज, हमारे पास जो एनर्जी काम के लायक नहीं होती, जो वर्क डन में चेंज नहीं हो सकती, उसे ही एंट्रोपी बोलते हैं। हर बार जब कोई ब्लैक होल किसी मैटर को निगलता है तो उसकी एंट्रोपी खो जाती है, मतलब उसमें जो एनर्जी काम के लायक नहीं रहती, जो वर्क डन में नहीं बदल पाती, उसे बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। ये बात थर्मोडायनेमिक्स की मदद से समझ में आती है। थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का सहारा लेकर स्टीफन हॉकिंग ने तर्क दिया कि जिस किसी भी चीज की एंट्रोपी होती है उसका तापमान भी होता है, और जिस चीज का तापमान होता है वो रेडिएशन एमिट कर सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेडिएशन अंतरिक्ष के वैक्यूम में होने वाले बदलावों की वजह से होता है। ये बदलाव मूलतः क्वांटम के स्तर पर होता है। तो ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन कैसे एमिट करते हैं, इसे सही से समझने के लिए हमें क्वांटम दुनिया के एक निश्चित पहलुओं के बारे में समझना होगा। दोस्तों, हम सब ने ये सुना है कि स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम होता है, यानी ये बिल्कुल खाली होता है।
लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं होता, बल्कि सबसे छोटे पैमाने पर यानी क्वांटम स्तर पर अंतरिक्ष के भीतर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के जोड़े लगातार बनते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि इनके जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, लेकिन बनने के साथ साथ ये एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। लेकिन अब चूंकि इनके जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए जब ये जोड़े यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में कोई नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही कण एक दूसरे को काफी जल्दी ही खत्म कर देते हैं, जिससे उनका सारा चार्ज 0 के बराबर होता है। इसलिए इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। हॉकिंग ने ये बताया कि जब नॉर्मल अवस्था में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब ये घटना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होती है, मतलब जब इवेंट होराइजन के पास पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बनते हैं, तो एक पार्टिकल इवेंट होराइजन के पीछे गिर जाता है, जबकि दूसरा पार्टिकल बच निकलता है। इवेंट होराइजन के पास ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, जिससे ये दोनों नष्ट होने में असमर्थ हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स लगातार ब्लैक होल से एस्केप कर जाते हैं उन्हें ही कहा जाता है ब्लैक होल रेडिएशन एमिट कर रहा है। इसी रेडिएशन को नाम दिया गया था हॉकिंग रेडिएशन। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है वो उतनी ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करती है, और जो चीज जितनी ज्यादा ठंडी होती है वो चीज उतनी ही कम। यही वजह है कि हम जलते हुए लोहे को दूर से डिटेक्ट कर पाते हैं, वहीं बर्फ को दूर से डिटेक्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में जाना कि ब्लैक होल का टेम्परेचर होता है जिससे वो रेडिएशन एमिट करते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल का टेम्परेचर उसके मास पर डिपेंड करता है। ब्लैक होल का मास जितना ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर उतना ही कम होता है, और जिस ब्लैक होल का मास जितना कम होता है उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है। हॉकिंग रेडिएशन के गणित के आधार पर जो पार्टिकल ब्लैक होल से एस्केप कर जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वहीं जो पार्टिकल हमेशा ब्लैक होल में गिरता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होती है, तो जब नेगेटिव चार्ज एनर्जी ब्लैक होल में गिरती है तो वो वास्तव में ब्लैक होल के द्रव्यमान को थोड़ा कम कर देती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निगलने की वजह से ब्लैक होल का द्रव्यमान कम होता जाता है, तो जब लगातार इसका मास कम होता जाता है तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे ब्लैक होल का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा इसके द्वारा रिलीज की जाने वाली रेडिएशन भी बढ़ती जाएगी। अब जब मास कम होगा तो जाहिर सी बात है इसके इवेंट होराइजन का एरिया भी कम होता जाएगा। लगातार रेडिएशन को एमिट करने और लगातार मास के कम होने की वजह से एक समय ऐसा आएगा जब रेडिएशन के एग्जॉस्ट होने के लास्ट स्टेज पर ये एक धमाके के साथ खत्म हो जाएंगे। अगर हम हॉकिंग रेडिएशन को ध्यान में रखकर ब्लैक होल के नष्ट होने के ड्यूरेशन की कल्पना करें तो ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर ब्लैक होल को खुद ब खुद नष्ट होने में अरबों खरबों साल का समय लग जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सन के साइज के ब्लैक होल का अनुमानित जीवन काल लगभग 10⁻67 साल है। ये एक ऐसा टाइम स्केल है जिसे इंसानों के लिए समझना वास्तव में असंभव है। दोस्तों, ब्लैक होल इतने लंबे समय तक मौजूद रहेंगे कि आज हम जो छोटे ब्लैक होल देख सकते हैं वो भी आखिरी सितारों के जलने के बाद भी लंबे समय तक मौजूद रहेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लैक होल कैसे खत्म होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।